हेलो एवरीवन, मैं अनूप कुमार पांडे यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। गाइस, पिछली क्लास में हमने इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने मार्केट इकोनॉमी, नॉन मार्केट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में पढ़ा था। जहां पे पिछली क्लास समाप्त हुई थी, वहीं से हम आज की क्लास शुरू करेंगे। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वितरण तंत्र, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल क्या है, उसके बारे में जानेंगे। गवर्नमेंट किस तरीके से, किस प्रकार की सरकारें जो होती हैं वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में कैसे संसाधनों का वितरण करती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक गवर्नमेंट के लिए। ये फिर चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे फिर वो सोशलिस्ट हो, या फिर आपकी नॉन मार्केट वाली हो, पूंजीवादी कैपिटलिज्म वाली हो, या फिर आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, जैसा कि हमारे भारत में है। प्रत्येक गवर्नमेंट के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि वो किस प्रकार से अपनी जो वितरण प्रणाली है उस वितरण प्रणाली को अपनाएं, ताकि अंतिम व्यक्ति तक जो संसाधनों की पहुंच है, जो अंतिम व्यक्ति, जो समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, यानी कि उसकी जो पहुंच है वो बहुत ज्यादा कम है, उस तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए गवर्नमेंट कौन सा वितरण मॉडल अपनाए, ताकि हर एक व्यक्ति को उसकी जरूरत की, जो जीवन को सरवाइव करने की बेसिक नीड्स हैं, बेसिक वस्तुएं चाहिए, उन वस्तुओं और सेवाओं को भली भांति पहुंचाया जा सके। तो आज का टॉपिक है हमारा वितरण तंत्र मॉडल, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। इसमें हम पहला पढ़ेंगे, पहला है इसमें आपका पूंजीवादी, दूसरा हम आपका पढ़ेंगे समाजवादी, और तीसरा हम आपका पढ़ेंगे मिश्रित। ये तीन प्रकार के मॉडल जो हैं वो हमें पढ़ने हैं। तीन प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में किस प्रकार के मॉडल अपनाए जाते हैं वो हमें पढ़ना है। इसे समाजवादी कह सकते हैं, या इसे हम कह सकते हैं राज्य अर्थव्यवस्था। यहां भी वही जो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा हुआ था कि पूंजीवादी यानी कि जो आपका मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, और राज्य यानी कि या नॉन मार्केट इकोनॉमी क्या होती है आपकी, और मिश्रित या मिक्स्ड अर्थव्यवस्था क्या होती है, उन वही सेम हेडिंग यहाँ भी है, बस इसमें हम थोड़ा सा वितरण तंत्र जोड़ दिए हैं, एक अलग सा नया टॉपिक निकाले हुए हैं। तो आपको समझना है कि कौन कौन सी प्रणालियों में किस प्रकार का वितरण मॉडल अपनाया जाता है। तो पूंजीवादी में क्या होता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको कौन उत्पादित करता है, बाजार उत्पादन करता है, और बाजार क्या करता है, आपूर्ति करता है। बाजार उत्पादन करता है और बाजार आपूर्ति करता है। दूसरी बात क्या है कि ये जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं इनको हम क्या करते हैं, खरीदते हैं, ठीक है ना, खरीद करते हैं, और वो खरीद हम अपने पैसे से करते हैं, सरकार तो करके हमें देती नहीं है। तो पहली बात कि जो गुड्स एंड सर्विसों का उत्पादन है, यानी कि उत्पादन जो है वो कौन करता है, बाजार करता है, और इन गुड्स एंड सर्विसों को उत्पादन करने के पश्चात हम खरीदते हैं। इनके लिए कोई और व्यवस्था नहीं होती है। हम हमारी जो इनकम होती है, जो हम कमाते हैं, जो सर्विस करते हैं, कोई और क्षेत्र में हम कार्यरत हैं जहां से हमें पैसा मिलता है, वो क्या करते हैं, हम अपने पैसे को खर्च करके इन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हैं। अब समाजवादी की बात किया जाए तो समाजवादी में क्या होता है कि जो गुड्स एंड सर्विसों का उत्पादन है वो कौन करता है, राज्य, वो राज्य करता है, और इसके लिए क्या करता है, हमें भुगतान नहीं करना पड़ता। और करता कौन है, राज्य भुगतान करता है।
इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल हम आपको भारत में दिखाते हैं। हालांकि भारत में व्यवस्था नहीं, लेकिन पहले थी, बाद में हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कुछ तत्वों को शामिल किए और समाजवादी या राज्य अर्थव्यवस्था के कुछ तत्वों को शामिल किए, तब जाके हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी हुई। हालांकि 1900 पहले से जो व्यवस्थाएं थी वो राज्य अर्थव्यवस्था की ओर ज्यादा झुकी हुई थी, मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर कम झुकी हुई थी। अब जो प्रणालियां चल रही हैं, अब जो व्यवस्थाएं हैं, उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित कम, बल्कि पूंजीवाद की तरफ उसका झुकाव ज्यादा हो रहा है। तो अगर इसका एग्जाम्पल दे हम, तो जैसे गवर्नमेंट हमारे यहाँ क्या करती है, सरकारी हॉस्पिटल खोली हुई है, वहां पे आप जाते हैं, 1 रुपए का पर्चा कटवाते, आपको फ्री में दवाएं मिलती हैं। फ्री में दवाएं कहाँ मिलती हैं? फ्री में हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल में मिलती हैं, लेकिन उनका भुगतान जो है वो राज्य करता है, आपको नहीं करना पड़ता। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं फ्री में मिलती हैं, उनका भुगतान राज्य करता है। जो बड़े लोग होते हैं, जिनकी टैक्स स्लैब, जो टैक्सेशन करते हैं, जो टैक्स पे करते हैं, उन्हीं टैक्सों से राज्य क्या करती है, उन मेडिसिन को बाई करती है और फिर उन मेडिसिनों को वितरित करती है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करती है उन दवाओं को। तीसरा मॉडल क्या है, इसमें हम देखेंगे कि कुछ वस्तुएं और सेवाएं क्या करते हैं, निजी क्षेत्र, प्राइवेट, और फिर उसके बाद कुछ का क्या करता है, राज्य उत्पादन करता है। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं बाजार उत्पादन करता है। तो कुछ वस्तुओं और सेवाओं को क्या करता है, बाजार उत्पादित करता है, और कुछ को राज्य उत्पादित करता है। कुछ के लिए हमें पैसा देना पड़ता है और कुछ के लिए पैसा नहीं लगता है। ये आपके 3 वितरण तंत्र मॉडल हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ओके गाइस, अब हम इरेज कर देंगे क्योंकि आगे हमें कक्षा को लेके चलना है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है आय का चक्रीय प्रवाह। आय के चक्रीय प्रवाह में हम ये पढ़ेंगे, किसी जो उत्पादन कंपनियां हैं, जो उपभोग करने वाले लोग हैं, जैसे हम लोग हम लोग उत्पादन भी करते हैं, उपभोग भी करते हैं। जैसे मैं जाके किसी सर्विस सेक्टर में काम करूं, ठीक है, किसी फैक्ट्री में जाके उत्पादन काम करूं, उसके बदले मुझे कुछ पैसा मिलेगा तो मैं उन पैसे से कुछ वस्तुओं को खरीदूंगा। हो सकता है वो वस्तुएं उसी फैक्ट्री की बनी हो, फिर उनका उपभोग करूंगा, फिर वो पैसा यहाँ पे आएगा। और अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक एफ नाम की फैक्ट्री है और मैं ए हूं, ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ मैं कर रहा हूं सर्विस, नौकरी कर रहा हूं यहाँ पे। ये हमें क्या देंगे, पैसा देंगे ये हमें, ठीक है ना। अब ये पैसा देंगे तो हमारे पास पैसा क्या होगा, ज्यादा होगा, तो हम क्या करेंगे, ये जो सामान उत्पाद, मान लीजिए कि चिप्स बना रहे हैं, अब चिप्स खाना है तो हमारे पास जो पैसा है वो पैसा हम इस कंपनी को देंगे, ये कंपनी हमें क्या देगी, चिप्स देगी, ठीक है। यही आपका पूरा सिस्टम क्या होता है, आय का चक्रीय प्रवाह होता है। अब यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर कभी कभी बैंक भी आ जाती है, सरकार भी आ जाती है, और कभी कभी क्या होता है, बाह्य क्षेत्र भी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इन तीनों के बारे में हम पूरा एकत्र करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आय के चक्रीय प्रवाह के बारे में एक डायग्राम बनाएंगे और फिर उसके बाद हम समझेंगे कि आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है। तो मान लीजिए कि एक फर्म है, ये क्या करती है, उत्पादन करती है, और एक परिवार है, परिवार करता है, ये क्या करता है, उपभोग करता है वस्तुओं और सेवाओं का। तो ये यहाँ पे क्या करते हैं, सर्विस देते हैं, ये हम सर्विस करते हैं और इनको इसके बदले क्या मिलता है, कारक आय, फैक्टर इनकम, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये करते हैं उपभोग, तो ये उपभोग व्यय करेंगे,
भाई ये इनसे सामान खरीदेंगे, जो परिवार है वो फर्म से सामान खरीदेगा तो उसको कुछ पैसा देगा तभी तो वो देगा ना, तो ये होगा उपभोग व्यय। और अब फिर क्या होगा, ये इनको वस्तुएं प्लस सेवाएं दे देंगे, जो भी होगा। ठीक है, तो ये आपका एक सिंपल सा फॉर्मेट है चक्रीय प्रवाह का, और इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि आय जो होती है, जो इनकम होती है, वो किस प्रकार इधर से उधर घूमती रहती है। तो हमने यहां देखा, ये इनको वस्तुएं दे रहे हैं, उसके बदले ये उन वस्तुओं का मूल्य चुका रहे हैं। तो ये जो उपभोग व्यय है वो हुई फर्म की आय, इनकम, और ये जो कारक आय है वो हुई परिवार की आय। ओके गाइस, तो अब देखिए यहीं पे समझ लीजिए पूरा डायग्राम क्या है। सबसे पहले हम यहां पे देखते हैं परिवार क्या करता है। परिवार उपभोग करता है, और जो फर्म है, जो उत्पादक इकाई है जो, वो क्या करती है, उत्पादन करती है। तो इसे उत्पादन यानी फर्म को उत्पादित करने, फर्म जो उत्पादन करेगी वस्तुओं और सेवाओं का, उस उत्पादन के लिए परिवार से कोई सदस्य आएगा, यहाँ पर नौकरी करेगा तो इसके बदले में उत्पादन इकाई जो है, जो फर्म है, वो उस इंसान को क्या करेगी, पैसा देगी, कारक आय, जो की कारक आय कहेंगे हम उसको, फैक्टर इनकम कहते हैं। अब जब ये परिवार यहाँ पे उत्पादन करेगा, इससे पैसा मिलेगा, इसकी आमदनी बढ़ेगी, तो इसके वस्तुओं और सेवाओं की उपभोग की जो अभिलाषा है, जो वो कंज्यूम करना चाहता है, मान लीजिए कल ये रोटी खाता था, आज इसको पनीर खाने के मन, क्योंकि इसके पास पैसा हो गया है ज्यादा, तो फिर ये आएगा। सपोज करिए ये पनीर ही बनाती है, अब पनीर बना रही है, इसने कहा भाई लो 100 रुपए और दे दो यार आधा किलो, तो बोला ना 100 रुपये में 220 रुपया हैं, तो 110 रुपया दो। इसने क्या किया, तो उसने यहां से जो परिवार है, परिवार ने इसको पैसा दिया, और वो कहलाएगा उपभोग व्यय। और इसने क्या किया, उसको वस्तुएं दे दी और सेवाएं दे दी जो भी रहती हैं। अब जो आय, जो परिवार ने इसे भुगतान किया अपने उपभोग व्यय के लिए, उसे हम फर्म की आय कहेंगे। और जो फर्म ने परिवार को दिया अपने उत्पादन इकाई में कार्य करने के लिए, उसे हम परिवार की आय कहेंगे। ये कारक आय है, ये उपभोग व्यय है। आप देख लीजिए इसे, फिर हम आगे चलते हैं। ओके गाइस, इरेज कर देते हैं। इसमें प्रायः क्या होता है कि 3 मुख्य संस्थाएं काम करती हैं आय के चक्रीय प्रवाह में। द साइक्लिक प्रोसेस ऑफ इनकम, आय के चक्रीय प्रवाह में 3 संस्थाएं काम करती हैं। पहली कौन सी है, पहली आपकी फर्म है। दूसरी कौन सी है, दूसरी आपकी है वो परिवार। और तीसरी आपकी जो है वो तीसरी व्यवस्था है सरकार। अगर हम चौथी व्यवस्था का बात करें, जो कि थोड़ा कम ही होता है, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि चौथी भी है, और चौथी व्यवस्था की हम बात करें तो चौथी व्यवस्था में आपके आएंगे बाह्य क्षेत्र। बाह्य क्षेत्र का मतलब है कि जैसे कोई फॉरेन कंपनी है, वो आके यहाँ पे फर्म लगा रही है, उद्योग लगा रही है, या फिर कोई फॉरेन जो इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्टमेंट करता है, जो निवेश करता है विदेशों में जाके, वो भारत में अपने निवेश कर रहा है, वो इकाई फर्म को लगा रहा है, तो फिर यहाँ पे जो चौथा कारक है, जो बाह्य क्षेत्र है, उसकी भूमिका बढ़ जाएगी। लेकिन मुख्यतः जो है वो आपके 3 ही हैं। 3 संस्थाएं हैं, 3 संस्थाएं आपको कहीं भी मिलेंगी, चौथा क्षेत्र आपको कहीं कहीं मिलेगा। ओके गाइस, आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि आय का जो द्विस्तरीय प्रवाह होता है, आय का यहाँ पे हम द्विचक्रीय प्रवाह लगा दिए, चक्रीय हो गया। आप लिखिएगा पूरा, क्योंकि हम तो व्हाइट बोर्ड पे हैं, उसका यूज तो कर ही लेंगे। ओके, तो अब देखिए, अब एक क्या है यहाँ पे
फर्म है या उत्पादन क्षेत्र है। उत्पादन क्षेत्र का मतलब है कि यहाँ उत्पादन होता है वस्तुओं और सेवाओं का। ओके गाइस, और यहाँ पे क्या है, एक परिवार है। अब बीच में हमने क्या कहा था, एक होता है बैंक, ले लेते हैं हम, या फिर हम इसे वित्तीय संस्था कहते हैं सीधे सीधे। थोड़ा बड़ा स्पेस लें ताकि अच्छे समझ में आ पाए। डायग्राम का क्रिटिकल है। यहां पे हम लेते हैं आपका, एक हो गया उत्पादन क्षेत्र, दूसरा आपका हो गया परिवार, यहां पे हो गया वित्तीय संस्था। अब देखिए, ये जो लिंक है, ये लिंक समझिएगा, ठीक है। अब वित्तीय संस्था क्या कर रही है, वित्तीय, ये जो उत्पादन है इसे एक बड़ी पूंजी चाहिए, बड़ा पैसा चाहिए ताकि वो उत्पादन इकाई को स्थापित कर सके और लाभ कमा सके। तो ये इसे क्या देगा, ऋण देगा, ये इसे ऋण देगा। फिर जो इसकी जो कुछ बचत होगी, जो एक्स्ट्रा सेविंग होगी, वो यहां पे, सॉरी, जो एक्स्ट्रा सेविंग होगी वो क्या करेगा, उत्पादन क्षेत्र, वो वित्तीय संस्था में जमा कर देगा। तो वित्तीय संस्था जो है वो उत्पादन क्षेत्र को अधिक उत्पादित करने के लिए, अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए उससे क्या देगी, ऋण देगी। और जो उत्पादन क्षेत्र है, उत्पादन क्षेत्र जो उसकी ज्यादा बचत होगी, उसकी ज्यादा सेविंग होगी, वो क्या करेगा, वो वित्तीय संस्थान को दे देगा। ओके, अब परिवार क्या करेगा, परिवार भी यही करेगा। इसके पास जो ज्यादा बचत है, जो ज्यादा इसके पास पैसा है, वो बचत को अपने वित्तीय संस्थान को दे देगा। और फिर जरूरत पड़ने पर ये क्या करेगा, वित्तीय संस्थान परिवार को ऋण देगा। तो समझ में आया कि जब जरूरत होगी उत्पादन क्षेत्र को, तब वित्तीय संस्था जो है वो उत्पादन क्षेत्र को ऋण देगी, और जब उत्पादन क्षेत्र में बचत ज्यादा होगी तो वो वित्तीय संस्था में जमा कर देगा अपना पैसा। फिर वही काम परिवार कर रहा है। परिवार को जब पैसा, गाड़ी लेना है, बंगला खरीदना है, घर खरीदना है, जमीन खरीदनी है, ज्यादा उसे पैसे की जरूरत है, तो क्या करेगा, वित्तीय संस्थान से पैसा ले लेगा। तो ऋण हो गया और फिर ये बचत हो गया। और फिर उसके बाद वही सिस्टम, दो तरीके, एक ये परिवार जो है यहां से आके सर्विस करेगा और ये उसे कारक आय देंगे, ठीक है। ये यहां पे श्रम देंगे और फिर ये क्या करेंगे, ये करेंगे आपका उपभोग, ये उपभोग व्यय करेंगे। और ये जो उत्पादन क्षेत्र है, परिवार क्या करेगा, वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति। ये है आपका आय का द्विचक्रीय प्रवाह। ओके, अब हम इसी में आय का त्रिचक्रीय प्रवाह, इसी में हम पढ़ लेंगे, हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा यहां पे रेज करेंगे ताकि आपको आय का त्रिचक्रीय प्रवाह पढ़ाया जा सके। हमने तीसरा क्या कहा था, हमने कहा था जो तीसरा क्षेत्र है वो है सरकार। अब सरकार की क्या भूमिका होती है, जो उत्पादन क्षेत्र है, सरकार इन पे क्या लगाती है, टैक्स लगा देती है, ठीक है। और इन्हें क्या देती है, इन्हें देती है सब्सिडी, दे देती है परिवार को। हालांकि सब्सिडी जो है गवर्नमेंट इसे भी देती है सब्सिडी, ठीक है। सब्सिडी गवर्नमेंट उत्पादन क्षेत्र को भी देती है, सब्सिडी गवर्नमेंट क्या करती है, परिवार को भी देती है।
अब यहाँ पे ये टैक्स हो गया आपका, और सरकार क्या करती है, सरकार जो है इनसे उत्पादन जो क्षेत्र हैं आपके, इनसे क्या करती है, जो सरकारी वस्तुएं होती हैं, सरकारी वस्तुओं की खरीद करती है। ओके, तो पहला क्या हो गया, टैक्स लगाती है, और सरकारें जो हैं वो उत्पादन क्षेत्र पे टैक्स लगाती हैं, और दूसरा क्या करती हैं, उन्हें सब्सिडी देती हैं, और तीसरा क्या करती हैं कि सरकारी वस्तुएं और जो सेवाएं होती हैं कुछ जो गवर्नमेंट को चाहिए फर्म से, वो उससे लेती हैं और उसके बदले में भुगतान करती हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, पहले तो इन्हें सब्सिडी मिल गई, और दूसरा इन्हें जो मिल रहा है वो सेवाओं के लिए व्यय करेंगे। ये जो सब गवर्नमेंट है हेतु व्यय, यानी कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर में आप काम कर रहे हैं तो क्या होगा, सरकार आपको कुछ ना कुछ पैसा देगी, तो सरकार जो सेवाएं हैं उसके लिए आपको गवर्नमेंट क्या करेगी, व्यय करेगी, किसे, परिवार को भुगतान करेगी। और फिर अगर आपकी जो इनकम है वो टैक्स स्लैब से ज्यादा है तो फिर ये भी क्या करेंगे, टैक्स आप पे लगा देंगे, अब टैक्स को देना पड़ेगा। तो परिवार जो है वो भी टैक्स दे रहा है, ओके, उत्पादन क्षेत्र जो है वो भी टैक्स दे रहा है, परिवार जो है उसे भी सब्सिडी मिल रही है, और उत्पादन क्षेत्र जो है उसे भी सब्सिडी मिल रही है। अब जो सरकारी वस्तुएं की खरीद करता है कौन, सरकार करती है उत्पादन क्षेत्र से कि भाई हमें एक एलईडी बल्ब चाहिए, तुम हमें दे दो, हम उसके बदले तुम्हें पैसा दे देंगे। तो सरकारी वस्तु एलईडी बल्ब, अब उसने खरीद लिया, अब इसके बदले इसे भुगतान करेगा। और ये क्या करते हैं, ये गवर्नमेंट में काम करते हैं, ये आके एलईडी बल्ब चेंज करेंगे, तो सामान तो ये दे दिए भाई साहब, अब सरकार थोड़ी ना चेंज करेगी, चेंज करने के लिए एक आदमी चाहिए, वो आदमी कहां से आएगा, परिवार से आएगा। तो जो परिवार जो एलईडी बल्ब लगाएगा, उस एलईडी बल्ब लगाने के लिए परिवार को क्या करेंगे, गवर्नमेंट भुगतान करेगी। ये हो गया आपका आय का त्रिस्तरीय प्रवाह, त्रिचक्रीय प्रवाह, इसे नोट कर लीजिए। ओके गाइस, इरेज करते हैं अब हम। कि विदेशी क्षेत्र के साथ, एक हम बात कर रहे थे विदेशी क्षेत्र और चक्रीय प्रवाह। तो विदेशी क्षेत्र एंड चक्रीय प्रवाह। तो इसके पहले हमने क्या देखा था, जो 3 मॉडल हम पढ़े हुए थे, पहला वाला उसे आप छोड़ दीजिए, दूसरा वाला उसे छोड़ दीजिए, जिसमें हमने वित्तीय संस्था और क्या लिया था, गवर्नमेंट, ये सरकार ली थी, और एक चीज उसमें नोट कर लीजिएगा, उतना नोट कर लिए। अब वहीं से हम थोड़ा आगे चलेंगे। आपकी वित्तीय संस्था हो गई, सरकार हमने ऐड किया था। अब ये एक टॉपिक पहले वाले में ही ऐड कर लीजिएगा कि सरकार की जो बचत है, सरकार की जो बचत है वो क्या करेगी, वो वित्तीय संस्था में जमा कर देगी, और वहां से क्या करेगी, जरूरत पड़ने पे ऋण लेगी। जैसे अभी आरबीआई क्या कर रहा है, भारत सरकार को लगभग 97,000 करोड़ रुपए क्या दे रहा है, ऋण दे रहा है। अब जब सरकार के पास बचत ज्यादा होती है तो वो क्या करता है, वित्तीय संस्था में जमा कर देता है। तो ये जो एक बिंदु है वहां पे स्पेस नहीं दिख रहा था, हमें इसलिए नहीं लिख पाया, तो आप इसे वहां पे ऐड कर लें। बाकी ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में कुछ नहीं करना है आपको, एक चौथा क्षेत्र यहां पे जोड़ना है, बाह्य क्षेत्र। अब बाह्य क्षेत्र जोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, पूरा सेम प्रोसेस, यहां पे आयात हो सकता है वर्सेस निर्यात हो सकता है,
ओके, तो आयात होगा, निर्यात होगा, ठीक है। आयात निर्यात के लिए क्या होगा, भुगतान होगा, ठीक है। ये दो चीजें, और यही दोनों चीजें इतनी मेन है बस, खाली बाकी और कुछ नहीं है। और ये क्या होगा, उत्पादन क्षेत्र, और यहां पे क्या होगा, परिवार। अब ये यहां पे क्या करेंगे, सेवाएं देंगे तो इन्हें भी भुगतान होगा। भुगतान होगा, और फिर उसके बाद जब इन्हें भुगतान होगा तो फिर वही पूरा सिस्टम, ये क्या करेंगे, ये फिर से यहां आएंगे, सामान खरीदेंगे, पूरा वही चक्रीय प्रवाह, पूरा सिस्टम एक चक्र में ऐसे इधर से उधर घूमता रहता है। बाकी और इस टॉपिक में कुछ नहीं है आपका। तो बाह्य क्षेत्र हो गया आपका, यानी कि विदेशी क्षेत्र जो है, तो आयात निर्यात हो सकता है, उसके लिए विदेशी उत्पादन क्षेत्र को भुगतान करना पड़ सकता है, या फिर ये भुगतान करेंगे इसे, या फिर ये भुगतान करेंगे इसे, और फिर परिवार को भी भुगतान होगा। अब यहां पे आप सरकार को ऐड कर लीजिए, फिर वही तीनों व्यवस्थाएं जो पीछे थी सरकार की, टैक्सेशन, सब्सिडी और विदेशी वस्तुओं की खरीद, अब वही सिस्टम यहाँ पे तीनों हो जाएंगे आपके। तो ये हो गया पूरा आपका, तो एक क्षेत्र ये हो गया, एक क्षेत्र ये हो गया, एक क्षेत्र ये हो गया, एक क्षेत्र ये हो गया। तो चार जो मेन क्षेत्र हैं, इन्हीं चारों क्षेत्रों के इर्द गिर्द जो है वो आय का चक्रीय प्रवाह इधर से इधर होता रहता है। आय जो है, जो इनकम है, जो पैसा है, इधर से उधर घूमता रहता है। तो ओके गाइस, आज की क्लास यहीं तक। आप थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है ये, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, एक दो बार क्लास देखिए, अच्छे से समझिए, और एक बात दिमाग में जरूर बिठा के रखिए, इकोनॉमी जो है वो अगर इतनी आसान होती ना तो सबको एक ही बार में समझ में आ जाती, लेकिन इतनी आसान है नहीं। इसका एक टॉपिक जो है वो लास्ट के चैप्टर से भी लिंक हो जाता है, लास्ट पेज से भी, बुक के लास्ट पेज से भी। जो पहला शब्द जैसे ही हम पढ़ना शुरू करें, हो सकता है कि वो पहला शब्द लास्ट के चैप्टर से लिंक हो। तो एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से एकदम से अच्छे से लिंक है, कहीं कोई डाउट ही नहीं है। तो धीरे धीरे क्लासेस तो होती रहेंगी, आपको समझ में आता रहेगा। थैंक यू सो मच।